नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ट्विटर और एप्पल, दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनीज के बीच में चल रही एक लड़ाई के बारे में। तो ये लड़ाई का मैदान है टेक वर्ल्ड, द इंटरनेट, और इंटरनेट की दो महाशक्तियां हैं, ट्विटर एंड एप्पल। इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को या फिर डिजिटल राइट्स को अफेक्ट कर सकती हैं, आपके और मेरी लाइफ पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और फाइनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या रेलेवेंट इश्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो रिसेंटली इलॉन मस्क, जो कि ट्विटर के नए नए ओनर हैं, इन्होंने कुछ ट्विटर पे ट्वीट्स किए थे एप्पल के खिलाफ, और एक ट्वीट ये किया था कि वी आर गोइंग एट वॉर। हालांकि वो ट्वीट उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता, बट दिस इज वेरी क्लियर कि दोनों कंपनीज के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। एंड मेन रीजन ये है कि एप्पल ने यहाँ पर एडवर्टाइजिंग बंद कर दी है। अब आगे बढ़ें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन भी दबा सकते हैं। मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। गो ऑन टेलीग्राम एंड सर्च फॉर डॉक्टर महिपाल राठौड़ सर, यू विल फाइंड माई चैनल। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे कोर्सेज और लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं। 1 दिसंबर से एक 6 महीने का रिविजन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रफ्तार, जो इंग्लिश में होगा, और एक्सेलरेट बैच है जो इंग्लिश में होगा। ये दोनों बैचेस आप 6 मंथ्स में 300 घंटे में पूरा कोर्स रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस कोर्स की प्राइस केवल 22,500 रुपीज़ है। सो इफ़ यू वांट टू रिवाइज फॉर यूपीएससी 23, आपको लगता है आपकी तैयारी में कोई कमी है, तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। लेकिन याद रखिए, ये प्राइसेस केवल रात 12 बजे तक 30 नवंबर तक रहेंगी। कोई भी जानकारी चाहिए तो इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके कह सकते हैं कि महिपाल सर के लेक्चर को देखकर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो इलॉन मस्क के अनुसार एप्पल ने अपनी ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग ट्विटर पर बंद कर दी है। पर ये इतना बड़ा इशू क्यों है? एडवर्टाइजिंग तो कई कंपनीज बंद करती हैं, चालू करती हैं। तो बात यह है कि एप्पल सबसे बड़ा एडवर्टाइजर था ट्विटर पर। इट वॉज स्पेंडिंग $48 मिलियन ऑन एड्स ऑन जस्ट ट्विटर। ये एक क्वार्टर का फिगर बता रहा हूँ, 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर है। तो यूएस के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से शुरू होता है। तो आप मान लीजिए कि इस साल के पहले 3 महीनों में एप्पल ने $48 मिलियन की एडवर्टाइजिंग केवल ट्विटर प्लेटफॉर्म पर करी है। और इनफैक्ट इंडिया में भी एप्पल काफ़ी खर्च करता है ट्विटर पर एड्स में। अगर आप लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा आईफोन या अन्य गैजेट्स के एड्स काफ़ी आते हैं उस पर। तो कुल मिलाकर एप्पल ने अपनी सारी एडवर्टाइजिंग बंद कर दी है। इससे ट्विटर के रेवेन्यू पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। एंड मोर देन रेवेन्यू, एक मैसेज गया है, एक सिग्नल गया है दुनिया की दूसरी कंपनियों को भी कि ट्विटर इस वक्त स्टेबल नहीं है। कुछ उसी प्रकार का मैसेज ये दुनिया में ना जाए, इसीलिए इलॉन मस्क को प्रॉब्लम है। और कई और कंपनीज ने भी अपने क्लाइंट्स को ये कहा है कि अभी ट्विटर पर एडवर्टाइजिंग नहीं होनी चाहिए। तो यूएस में एक बहुत बड़ी कंपनी है ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप, जो अलग अलग कंपनीज से उनके मार्केटिंग का काम लेती है और एडवर्टाइजमेंट्स रन करती है। तो इन्होंने भी अपने क्लाइंट्स को कह दिया है कि अभी फिलहाल इलॉन मस्क के टेक ओवर के बाद ट्विटर पर एड्स ना किए जाएं। इसके अलावा यूएस की कई बड़ी कंपनीज जैसे कि जनरल मिल्स, वॉक्सवैगन, इन सब ने भी एडवर्टाइजमेंट्स अपने ट्विटर पर बंद कर दिए हैं। कईयों ने पैसा कम कर दिया है। तो कुल मिलाकर ट्विटर को इस वक्त रेवेन्यू की बहुत ज़बरदस्त मार पड़ रही है। तो इलॉन मस्क का कहना है कि हम अपना कंटेंट मॉडरेट कर रहे हैं, इसके कारण बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इसमें एडवर्टाइजिंग बंद करने की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, पब्लिक स्पेस है। इट कैन बी इक्वेटेड विद अ पब्लिक स्पेस जहां पर हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी रखे। बिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग द सोशल मीडिया टू कनेक्ट विद ईच अदर एंड टू से आउट देयर थॉट्स। यानी कि अपनी बात कहने के लिए लाखों करोड़ों लोग इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कंटेंट आ सकता है, तो सेंसरशिप या मॉडरेशन जरूरी है। मॉडरेशन का मतलब ये होता है कि किसी अनचाही पोस्ट या गलत पोस्ट को वहां से हटा देना। ये काम हर सोशल मीडिया करता है, किसी में बहुत स्ट्रिक्टली होता है, किसी में थोड़ा लूज होता है। ट्विटर पर आरोप ये लगते रहे हैं पिछले कई सालों से कि यहाँ की कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। कुछ कंटेंट बहुत ज़्यादा सेंसर हो जाता है, कुछ कंटेंट बिल्कुल भी सेंसर नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंसरशिप अगर सोशल मीडिया पर लाई जाती है, सेंसरशिप का मतलब है कि किसी के बोलने की आज़ादी को पूरी तरह से छीन लेना, उसे सेंसर कर देना, तो ये एक तरह से भारत के आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन हो सकता है। टेक्निकली है नहीं, मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में डायरेक्टली नहीं आता है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अगर किसी को सेंसर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, देन इट कुड बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19। लेकिन आर्टिकल 19 में भी कहा जाता है कि रिस्ट्रिक्शंस होंगी ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। आप ट्विटर पर उल्टा सीधा कहते हैं, डिसेंसी नहीं फॉलो करते, इमोरल इश्यूज के बारे में आप लिख रहे हैं, या फिर आप भारत की या किसी भी अन्य देश की सिक्योरिटी के खिलाफ लिख रहे हैं, तो भी आपको सेंसर किया जा सकता है। ये तो आर्टिकल 19 के खुद के रीजंस हैं फ्री स्पीच को रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं भारत में स्टेट भी, यानी कि गवर्नमेंट भी मॉडरेशन करता है। इवन एज अ कंट्री वी हैव कंटेंट मॉडरेशन। आर्टिकल 19 इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ये आपको पता होगा। तो इसी प्रकार की पॉलिसीज ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी फॉलो करते हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सेंसरशिप ऑफ सोशल मीडिया कंपलसरी है, होनी चाहिए, और
एब्सोल्यूट फ्री स्पीच ना तो असल जिंदगी में ना सोशल मीडिया दोनों पर होनी चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट फ्री स्पीच अगर होगी तो कोई कुछ भी कह सकता है जो ठीक नहीं है। इसके कारण हिंसा भड़क सकती है, कई अन्य सामाजिक बुराइयां भी देखी जा सकती है। जैसे कि कुछ इश्यूज भारत में देखे गए थे 3 साल पहले, कुछ रूमर्स के कारण कुछ लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। ओके, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में तो ये आर्टिकल्स आप ढूंढ के खुद पढ़ सकते हैं, अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। सो देयर वर फ्यू मॉब लिंचिंग इंसिडेंट्स जिसमें सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैली, उसके बेसिस पर लोगों का कत्ल कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं कॉरपोरेट मीडिया भी सोशल मीडिया को सेंसर करता है। कैसे करता है? क्योंकि देखिए कई सारी कंपनीज ओन्ड हैं बड़ी बड़ी कॉरपोरेट ग्रुप्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल न्यूज़ नेटवर्क्स इंडिया में, यूएस में कई बड़ी कंपनीज ओन करती हैं। यूएस में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है ब्लैक रॉक। सो ब्लैक रॉक इज मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट एजेंट। तो ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह के पैसे लेता है लोगों से और इसको इन्वेस्ट करता है, और इसके ब्लैक रॉक के इन्वेस्टमेंट्स लगभग सभी बड़ी कंपनीज में है। तो इसीलिए कई बार ये कहते हैं कि दुनिया ब्लैक रॉक चला रहा है, लेकिन ये एक तरह का म्यूचुअल फंड हाउस है। ठीक है, वो म्यूचुअल फंड्स का पैसा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। एनीवेज, तो ब्लैक रॉक बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है एंड इनके लोग इन कंपनीज के बोर्ड में बैठते हैं। तो ये न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज कर सकते हैं, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस की दिशा को बदल सकते हैं, और इसके कारण पब्लिक ओपिनियन चेंज हो सकता है, इलेक्शंस हारे या जीते जा सकते हैं। तो इसीलिए कॉर्पोरेट मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया अगर ये सबको सेंसर या फिल्टर आउट करने लगे, खास करके पॉलिटिकल न्यूज़ को, तो इससे क्या होगा? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यूएस में देखा गया था 2-3 साल पहले। जो अभी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनके बेटे हंटर बाइडेन की कुछ यूक्रेन के लोगों से लिंक्स थे, टाइअप्स थे। वो न्यूज़ बाहर आई, उसे तुरंत रोक दिया गया, उसे ज़्यादा पब्लिश नहीं करने दिया गया, उसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने भी प्रमुखता से नहीं छापा, और सोशल मीडिया पर भी उसे बाईपास कर दिया गया था, उसे रोका गया था। तो 2019 में ट्रंप की जब सरकार थी यूएस में, तब ये पता चला था कि बाइडेन के जो बेटे हैं हंटर बाइडेन, उनके ऑयल एंड गैस कंपनीज के साथ कुछ कनेक्शंस थे, और बर्सीमा होल्डिंग्स वाला ये पूरा मामला था। तो इसको लेकर ट्रंप सरकार ने कहा था कि आप इसमें देखिए, जांच करिए। इसमें जांच होने की पूरी कोशिशें भी करी गई थी। अल्टीमेटली ये हुआ था कि मामला दबा दिया गया। कैसे? देखिए, ये कहा गया कि देयर वाज नो फाउल प्ले, यहाँ पर कोई गलत काम नहीं हुआ है, कोल्यूजन पुतिन का था, इन्वॉल्वमेंट ये था। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरी स्टोरी को दबा दिया गया सोशल मीडिया से। अगर ट्विटर पर या फेसबुक पर इस स्टोरी का लिंक कोई पोस्ट करने की कोशिश करता था तो वो पोस्ट ही नहीं हो रहा था। इसके कई प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स 2019 और 20 में देखे गए थे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्विटर खुद कह रहा है कि इस ट्वीट को हम नहीं भेज सकते क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियली हार्मफुल लिंक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जबकि कुछ नहीं है, ये केवल एक न्यूज़ स्टोरी है जो कि न्यूयॉर्क पोस्ट की तरफ से छापी गई थी। बाद में कई प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस ने एक माना भी था कि हमने ये स्टोरी सप्रेस करी थी। जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत फेमसली कहा था कि हाँ, वो ईमेल्स जेन्युइन थे, क्योंकि उस समय कुछ लोगों ने कहा कि ये ईमेल्स फेक हैं, लेकिन वो फेक नहीं थे। कुल मिलाकर ये पूरा जो हंटर बाइडन वाला एपिसोड है, ये बताता है कि किस तरह से फ्री स्पीच को अगर रोका जाए किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा तो एक बहुत बड़े इलेक्शन तक को स्विंग किया जा सकता है, क्योंकि 2020 के इलेक्शन में इस स्टोरी का इंपैक्ट हुआ था। तो ये हंटर बाइडन वाली स्टोरी को अक्सर इलॉन मस्क लेकर आते हैं और टारगेट करते हैं कि ये जो बिग टेक के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, जैसे कि विजया गड्डे पर इन्होंने डायरेक्टली आरोप लगाया था कि इन्होंने ये स्टोरी सेंसर करी थी। शी वॉज वर्किंग विद ट्विटर अर्लियर, अब नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर बहुत ज़्यादा पावर रखता है तो वो लोगों के पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर सकता है। कुछ इसी तरह का पावर एप्पल कंपनी रखती है। अब एप्पल कोई सोशल मीडिया कंपनी नहीं है, लेकिन एप्पल, गूगल, इनके अपने मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। आप लोग इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, वो गूगल के द्वारा बनाया गया है। आईफोन का सॉफ्टवेयर iOS एप्पल के द्वारा बनाया गया है, और ये प्ले स्टोर के माध्यम से किसी भी ऐप को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर एप्पल या गूगल डिसाइड करें कि कोई एक ऐप स्टोर से हट जाएगी तो उस कंपनी का पूरा बिजनेस खत्म हो सकता है। टू यूज़ एन ऐप यू हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और द iOS स्टोर। ओके, तो अगर आपकी ऐप अलाउ नहीं है तो आपका कोई काम नहीं हो सकता, और एप्पल और गूगल दोनों ये काम कर भी चुके हैं। तो कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया ऐप आई थी, उसका नाम था पार्लर। तो भारत में इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन यूएस में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। इट वॉज इन द नंबर 1 रैंकिंग डाउनलोड लिस्ट में, 2018 की ये बात है। ट्विटर की तरह ही थी, लेकिन यहाँ पर यूज़र डेटा इकट्ठा नहीं किया जाता। तो लोगों का डेटा इकट्ठा नहीं होता था, और डेटा जब इकट्ठा नहीं होता तो एडवर्टाइजर्स को कोई फायदा नहीं है, टारगेटेड एड्स नहीं चलाए जा सकते हैं। तो पार्लर काफ़ी सक्सेसफुल ऐप हो रही थी, लेकिन 2021 आते आते इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर दोनों से इसे हटा दिया गया था। इट वॉज रिमूव फ्रॉम बोथ दी प्लेटफॉर्म्स। और क्यों हटाया गया था? क्योंकि ये ऐप किसी भी चीज़ को सेंसर नहीं करती थी, इस पर कोई कुछ भी लिख सकता था। जो पार्लर के फाउंडर्स थे उन्होंने यही कहा था कि हम चाहते हैं कि एब्सोल्यूट फ्री स्पीच हो। तो एब्सोल्यूट फ्री स्पीच दुनिया में कोई कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करने देगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल था ये पार्लर ऐप, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की चीज़ें लोग लिखते थे, हिंसक, या फिर इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू पोर्नोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेंसर नहीं हो रही है। अगर मॉडरेट नहीं हो रही हैं तो फिर उसे रोका जाना चाहिए। अब ये
आपका ओपिनियन हो सकता है कि नहीं रोका जाना चाहिए, कुछ लोगों का ओपिनियन है कि रोका जाना चाहिए। उस डिबेट में मैं अभी नहीं जा रहा हूं। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट फॉर अ सोसाइटी कि कितनी हद तक फ्री स्पीच दी जाए, टू व्हाट एक्सटेंट शुड फ्री स्पीच बी गिवन टू द सिटीजंस और टू द पीपल। ये एक अलग सवाल है, इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। लेकिन ये पार्लर वाला एग्जांपल काफी प्रोमिनेंटली दिखाता है कि अगर दोनों इकोसिस्टम तय करें तो कोई भी बिजनेस या कोई भी ऐप ठप करी जा सकती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी ऐप हो। तो गूगल ने भी इसे सस्पेंड कर दिया था, एप्पल ने भी कर दिया था। और अमेजॉन वेब सर्विसेज, जिस पर ज़्यादातर वेबसाइट्स अपने सर्वर्स को होस्ट करती हैं, अगर वो आपको सर्विसेज देने से मना कर दे तो आप ऑनलाइन बिजनेस दुनिया में कर ही नहीं सकते हो। ये एक सच्चाई है, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है। माना जाता है कि सिलिकॉन वैली के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़, इनके जो इलेक्शन कैंपेन्स में फंड देते हैं, वो मोस्टली डेमोक्रेटिक पार्टी को जाता है। ये यूएस की बात है, ठीक है। तो रिपब्लिकन पार्टी हमेशा ये कहती है कि जितने भी कंपनीज हैं, जो टेक की बड़ी कंपनीज हैं, नेटफ्लिक्स हो, ट्विटर हो, टेस्ला हो, तो चाहे इनके ओनर फाउंडर कुछ भी कहें, लेकिन इनके एम्प्लॉयज़ जो डोनेशन देते हैं वो ज़्यादातर सब जाता है डेमोक्रेटिक पार्टी को। मोर देन 90% ऑफ द डोनेशंस गो टू द रिपब्लिक पार्टी, केवल कुछ प्रतिशत डोनेशन जाते हैं ये रिपब्लिकन पार्टी को। ओके, अब इस सेंसरशिप का जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हो सकता है। मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि यूएसए के युद्ध अपराधों पर आईसीसी कार्रवाई क्यों नहीं करता। तो किस तरह से मीडिया के माध्यम से या फिर अपनी मीडिया सेंसर्स के माध्यम से यूएसए पूरे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर सकता है, उसका उदाहरण यहां पर मैंने दिया था। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखें, क्योंकि इसमें हमने हेग इन्वेजन एक्ट के बारे में बात करी थी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी एग्जाम। तो कुल मिलाकर अगर मीडिया या फिर कॉर्पोरेट्स को आप कंट्रोल कर रहे हैं तो आप जियोपॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ साल पहले यूएसए की जासूसी एजेंसी सीआईए ने कहा था कि हम अपना खुद का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि सभी टेक कंपनीज के साथ मिलकर चलाया जाएगा। तो सीआईए को भी पता है कि सोशल मीडिया और बिग टेक कितना इंपॉर्टेंट है पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल करने के लिए। और सोशल मीडिया ट्रेंड्स और सेंसरशिप्स अमेरिकन इन्फ्लुएंस को पूरी दुनिया में फैलाते हैं और वो इलेक्शंस को स्विंग कर सकते हैं, इलेक्शंस को चेंज किया जा सकता है लास्ट मोमेंट में। इसका एक और उदाहरण बताता हूँ। तो 2016 का जो यूएस इलेक्शन था प्रेसिडेंट का, उस समय हिलरी क्लिंटन के कुछ ईमेल्स वहाँ पे मीडिया के सामने लाए गए थे, लीक्ड ईमेल्स थे। मोस्ट प्रोबेबली हिलरी क्लिंटन के चुनाव हारने का कारण वही था, क्योंकि चुनाव के एन वक्त पहले ये ईमेल्स लीक किए गए थे और उसके कारण हिलरी क्लिंटन के पक्ष में जो लोग थे वो उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि फेसबुक और ट्विटर ये सभी को अपने प्लेटफॉर्म्स पर आने की अनुमति देते हैं, चाहे वो एंटिटीज़ या वो इंस्टीट्यूशंस हिंसा की बात करें, धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात करें। तो इसका कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम नॉट पर्टिकुलरली टारगेटिंग सऊदी अरेबिया, लेकिन हाँ, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो है वो पनिशमेंट्स देती है विच आर कंसिडर्ड टू बी इनह्यूमन बाय वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। लेकिन इसका अच्छा खासा पेज बना हुआ है फेसबुक पे एंड दे कैन ईजिली शेयर वॉट एवर दे वॉन्ट, वॉट एवर दे लाइक। लेकिन आप देखिए कि इन्हीं कंपनीज के जो मालिक हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये लोग अक्सर कई बार पब्लिकली ईरान, चाइना, रशिया, क्यूबा इनकी आलोचना करते हैं। लेकिन इन सभी देशों की मिनिस्ट्रीज को या इनके ऑर्गेनाइजेशंस को, इनफैक्ट कई बार तो आतंकवादी संगठनों के भी फेसबुक पेजेस आपको मिल जाएंगे। हालांकि उस पर क्रैकडाउन होता है समय समय पर, लेकिन वो बार बार नए रूप में, नए नाम से पेजेस बन जाते हैं, तो इनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये एक तरह का आप देख सकते हैं कि दोगलापन है, जैसे कि अश्नीर ग्रोवर कहते हैं कि ये दोगलापन है कि आप ओपनली, कंपनी के मालिक तो देश का या उस एंटिटी का आतंकवाद का विरोध कर रहा है, लेकिन उसी के प्लेटफॉर्म पर इन लोगों को स्थान दिया जा रहा है। तो अब ये हो रहा है कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन, ये दोनों बिग टेक और इस मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी इन कंपनीज की मोनोपोली है और इन मोनोपोलीज को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। यूरोपियन यूनियन ने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, उनके जो डेटा प्रोटेक्शन के रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन यूएसए में अभी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं आ पाए हैं। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक आपके लिए गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू और टेक्नोलॉजी दोनों के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है। इस स्टोरी में अगर और भी कोई ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। पीडीएफ्स इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी पर। आपको कुछ भी जानना है तैयारी से रिलेटेड, बेस्ट ऑफर्स, बेस्ट डिस्काउंट, आप इस फोन नंबर पर कॉल कीजिए और बोलिए कि महिपाल सर का वीडियो देखकर मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मुझे अपना बेस्ट ऑफर बता दीजिए। आपको सबसे बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू कॉल ऑन दिस फोन नंबर। अभी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है रिवीजन का, जो 6 महीने में आपको रिवाइज करा देगा। डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक और बैच स्टार्ट किया है 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए, जो 18 महीने का बैच है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और बाकी सारी कोर्सेज की डिटेल्स भी आप यहाँ देखिए। हमारे रेगुलरली बैचेस होते रहते हैं और अभी हमने जो हमारा ऑफर चल रहा था एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाला, वो भी आगे एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि आज रात 30 नवंबर तक ये वाला भी नहीं, आपको
अप्रॉक्सीमेटली 45,000 रुपीज़ में 1 ईयर कोर्स मिल जाएगा। 1 साल में यूपीएससी की तैयारी आराम से करी जा सकती है। तो इस कोर्स का फ़ायदा उठाइए। महिपाल कोड इस्तेमाल करने पर आपको ये पूरा डिस्काउंट मिलेगा। कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप देश में अपनी रैंकिंग्स जान सकते हैं। लास्ट माइल प्रोग्राम हमारा शुरू हो जाएगा जैसे ही यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आता है। डू एनरोल फॉर दिस, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। कम्पीट में भी आप हिस्सा लीजिए और हमारे डाउट सॉल्यूशन सेक्शन को भी चेकआउट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।